नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। कभी इतिहास की किताबों में जंगें लिखी जाती थी, आज जंगें लाइव होती हैं, टीवी पर, मोबाइल पर, मिसाइल के कैमरे पर। साल 2025 दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां कूटनीति थक चुकी है और बारूद बोलने को तैयार है। तो आज हम जानेंगे पहली खबर में क्या महायुद्ध की तैयारी शुरू हो रही है। आपको 5 बड़ी खबरें दिखाएंगे 7 बजे में। पहली खबर क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार यह है कि क्या महायुद्ध की आहट दिखाई पड़ रही है। जी हां, क्या एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी है, जो लोग विशेषज्ञ कह रहे हैं। एक बार फिर से पोजीशनिंग चेंज हुई है, यह पहली खबर दिखाएंगे। दूसरी खबर आपको कौन सी दिखाएंगे? दूसरी खबर में हम जानेंगे युद्ध पर कौन से देश ने अपनी तैयारी क्या क्या की है, यानी किस देश के पास कितना असलहा है, कितने बॉम्ब्स हैं, तैयारी क्या है और छुपा कर क्या रखा है। यह दूसरी खबर में आपको बताएंगे। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि ईरान इजराइल के पास कौन कौन से घातक लीथल वेपन्स हैं, यानी किसके पास कौन कौन से वेपन्स हैं। ईरान और इजराइल, कौन बड़ा कौन छोटा, आर्टिलरी क्या है, वो सब आपको बताएंगे। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका और इजराइल का सीक्रेट मिशन क्या है, क्या सीक्रेटली काम कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका, सबकी इसी पर नजर है। पांचवी खबर में आपको बताएंगे कैसी है रूस और चीन से ईरान की दोस्ती, क्योंकि मैटर यही करता है। अगर अमेरिका खड़ा हो जाता है तो अब ईरान को भी रूस और चीन की तरफ देखना पड़ेगा। इन 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण आपको समझाएंगे, बताएंगे आपको कि आखिर हो क्या रहा है। बढ़ते हैं आगे। एक चिंगारी थी जो अब आग बन चुकी है, और यह आग सिर्फ 2 मुल्कों की नहीं है, अब दुनिया की चिंता बन चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग अब हर दिन और ज्यादा खूनी हो रही है। मिसाइलें उड़ रही हैं, धमाके हो रहे हैं, लहू बह रहा है। लेकिन अब इस जंग में एक तीसरा चेहरा भी झांकने लगा है, नाम है अमेरिका। जी हां, अब वॉशिंगटन से भी उठने लगी है जंग की आटें। अमेरिका ने फिर ईरान को चेताया है, मत बढ़ो वरना तबाही तय है। और इस बार चेतावनी सिर्फ जुबानी नहीं है, इसमें ट्रंप की मंशा भी छुपी है। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक बड़े अमेरिकी अधिकारी ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप उत्साहित है, ईरान की परमाणु साइट्स पर हमला करने को लेकर अमेरिका की सैन्य ताकतें बिल्कुल तैयार हैं और नजर है ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर। उधर इजराइल की भी धड़कनें तेज हैं। एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने सीएनएन से कहा, हम बस इंतजार कर रहे हैं क्या ट्रंप आएंगे और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने में मदद करेंगे। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कौन जीतेगा, सवाल यही है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। क्या अमेरिका की एंट्री अब इस जंग को वैश्विक बना देगी? क्या ट्रंप वाकई मिसाइलें चलवाएंगे ईरान पर? और क्या इजराइल को मिल गया है वो साथ जिसकी उसे सालों से तलाश थी? हम आपको बयान भी सुनवाएंगे। आगे आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे अब तक क्या हुआ है 8 दिन में। जी हां, इजराइल युद्ध का आज 8वां दिन है। तेल अवीव पर क्लस्टर बम से हमला किया जा रहा है। इजराइल ने भी किया है पलटवार। ईरान में सैनिकों के हताहत होने की खबर है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से बिरशीबा में हमला किया है। सैन्य अभियानों पर हर दिन 62 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं कि आखिर जो लड़ाई है दोनों तरफ से वो क्या क्या हो रही है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डीके गुप्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जे द्विवेदी सर भी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। क्या आप दोनों को मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ ठीक है, आवाज ठीक है। मैं पहले डीके गुप्ता सर के पास चलूंगा। सर, ये जो पोजीशनिंग थोड़ी चेंज हुई है, आप देखिए रूस और चाइना ने, रूस के विदेश मंत्रालय का यह बयान भी आया, साफ तौर पर रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से शामिल होता है तो इसका मिडिल ईस्ट में और वर्ल्ड पोजीशनिंग में बहुत निगेटिव असर पड़ेगा। गुप्ता सर जी देखिए, रूस को अपने स्टेटमेंट जारी करने हैं, लेकिन यह स्वाभाविक है और ये सबको पता भी है कि अमेरिका परोक्ष रूप से नहीं, वो डायरेक्ट जो है इन्वॉल्व है इसमें। जैसे मैं कल आपके चैनल बता रहा था कि उसकी एंट्री हो गई, मैंने बोला नहीं एंट्री नहीं हुई है, वो इंटर्ड है ऑलरेडी, और कम से कम 1 से 2 साल से तैयारी हो रही थी। उस तैयारी का जो ट्रांजिशन पीरियड था वो सीरिया को पहले अपने कब्जे में करना,
अल बसर को हटा के सीरिया पे अमेरिका, देखिए अमेरिका एक बहुत ही सोची समझी चाल से ईरान को घेरने के लिए चल रहा है, उसमें इजराइल एक हथियार है। और वो जो है अब पाकिस्तान, देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस समय हमें ये लग रहा था कि वो जरा सा न्यूट्रल है और पाकिस्तान की तरफ झुकाव है अमेरिका का, लेकिन नहीं, मैं उसमें भी आपके चैनल पे बोला था कि अमेरिका पाकिस्तान को अपीज करने की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान के केस में वो पाकिस्तान को फुली यूज कर सके। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। deadly हो गई। एक बार रिटायर्ड मेजर जनरल जे द्विवेदी सर के पास चलते हैं। द्विवेदी सर, अब जो फाइनल काउंटडाउन है, जो हमने ओपन खबर दिखाई, जो मारक क्षमता है वो लगभग बराबर दिखी। आयरन डोम बहुत काम नहीं किया। ईरान और इजराइल में जो फर्क दुनिया देखना चाहती थी, वो एक अपर हैंड लोग समझते थे इजराइल का है, लेकिन अब तक ऐसा दिखा नहीं। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान के सामने जब अमेरिका आ जाएगा इजराइल के साथ, तो सारी चीजें एक दिन में बदल जाएंगी। नहीं, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि आपको जो पूरी ऊपर की तस्वीर है वो समझनी है। सबसे पहले तो वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, क्योंकि ये मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मेरी पीएचडी वेस्ट एशिया पर है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो इसलिए ये जो पूरा इसका एक बैकग्राउंड होता है, क्योंकि कोई भी जो युद्ध होता है, लड़ाई होती है, ऐसे नहीं होती है, उसका कोई बैकग्राउंड होता है। और बैकग्राउंड ये है कि वेस्ट एशिया में जो इजराइल है, ये अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्ग तगड़ा एलाई है, तो इसलिए इनकी जो रणनीति है वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती। और ईरान जो है दोनों का दुश्मन है, क्योंकि ईरान की ये स्टेटेड स्टेटमेंट है कि वो इजराइल को मिटाना चाहते हैं और साथ ही साथ उनका अमेरिका की दुश्मनी है। तो ये जो पहली बात ये समझनी है कि दोनों के जो लक्ष्य है, जो राजनीति है, रणनीति है, दोनों की मिलती जुलती। दूसरी बात है कि आपने बोला नहीं, उनका तकरीबन संतुलन नहीं है। देखिए, ये एरियल वॉरफेयर है और एरियल वॉरफेयर में अगर आपको एयर डोमिनेशन मिलती है तो आपका एक एज मिल जाता है, आपका बहुत ही लाभ मिल जाता है। तो इसमें क्या है कि इजराइल की एयर डोमिनेशन है, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको बर्बाद किया ओपनिंग फेज में, और उनकी जो एयरक्राफ्ट है बहुत आधुनिक है, F-35 स्टेल्थ फाइटर और F-16 है, और उनके बाकी भी जो उपकरण है बहुत आधुनिक है। उसकी बजाय जब ईरान को देखें, उनके जो एयरक्राफ्ट है पूरे वो एक किस्म के ऑब्सोलीट है, चाहे वो MiG-29 है, वो तो 4th जनरेशन फाइटर भी नहीं है, और Su-24 है वो 3rd जनरेशन का है। तो इसलिए ये कहना गलत है कि उनका दोनों का संतुलन है, नहीं, जो पांसा है, जो बैलेंस है, वो इजराइल की फेवर में। नंबर दूसरी बात है कि उनकी रणनीति अलग अलग है। इजराइल की रणनीति थी और उनके लक्ष्य है कि हमने न्यूक्लियर जो उनकी क्षमता है और वी हैव टू डिस्ट्रॉय, यानी कि हमें उसको क्रिपल करना है, और साथ ही साथ उनकी लीडरशिप को खत्म करना है। तो उन्होंने तकरीबन 20 से ऊपर जनरल मार दिए और काफी हद तक उन्होंने जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भी बर्बाद किया। जब आप देखें ईरान की रणनीति, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर या उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन अटैक करे। उनका मुद्दा है कि सिविलियन कैजुअलिटी करना, क्योंकि इजराइल जो है वो सिविलियन कैजुअलिटी नहीं ले सकता है, और उससे क्या है कि गवर्नमेंट भी गिर सकती है। तो इसलिए उनका अलग अलग जो है दृष्टिकोण है। और अभी अमेरिका है, देखो अमेरिका ने पूरी, जैसे पहले भी आपके पैनलिस्ट बता रहे हैं कि देखो अमेरिका की उनके साथ पूरी एक सहयोग है, उनकी अलायंस है, पूरे हथियार अमेरिका के हैं, चाहे आप कोई भी एयरक्राफ्ट लीजिए, और हद तक जो प्लानिंग है वो भी ज्वाइंट प्लानिंग है। तो इसलिए अमेरिका तो इन्वॉल्व है, क्योंकि ये एयर वॉरफेयर है, तो इसमें ग्राउंड ट्रूप्स नहीं है, पर पूरी उनको सपोर्ट मिल रही है, इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रही है। सर, उनको एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं सर, बस 40 सेकंड दिए। एक बड़ी खबर है, उसको बता दें दर्शकों को। एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, ईरान इजराइल वॉर पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रूस ने इजराइल को दी एक खुली धमकी, कहा खोमेनी की हत्या होती है तो खुल जाएगा पेंडोरा बॉक्स। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस ने खुले तौर पर कहा है, रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये 2 बयान आए, और ये भी कहा है कि निगेटिव है। चाइना ने दूसरी तरफ समर्थन किया है और कहा है कि इजराइल गलत है इस पूरे मामले में। वापस आऊंगा द्विवेदी सर, रूस का रुख आपने देख लिया, बड़ी खबर है। उसने कहा कि नहीं कि अगर हत्या होती है या छुआ भी जाता है तो बिल्कुल गलत होगा। नहीं, ठीक बात है। देखो ईरान के पीछे 2 देश खड़े हैं,
वो है चाइना और रूस, और चाइना और नॉर्थ कोरिया में मैं डिफेंस एडवाइजर रह चुका हूँ, तो आपको काफी इसका ग्राउंड सिचुएशन भी बता सकता हूँ। हाँ। देखो, रूस का जो है उनका कहना ठीक है, क्योंकि अगर हत्या होती है उनके सुप्रीम लीडर की, खमेनी साहब की, तो बहुत उथल पुथल हो जाएगी और इसमें बहुत ही क्योस हो सकता है। पर क्या है कि जब मैंने बताया कि रणनीति क्या है, रणनीति है कि एक तो ये 2 लक्ष्य पूरे करना, साथ ही साथ रिजीम बदलना, क्योंकि अमेरिका का और इजराइल का ये मुद्दा है पॉलिटिकल के रिजीम कैसे बदला जाए। क्योंकि अगर इजराइल में जो रिजीम अभी है वो तो चीन के साथ रहेगा, और अमेरिका की इस टाइम रणनीति है कि चीन को साथ उसके जो गठन है कैसे तोड़ा जाए। तो रूस को भी काफी, पुतिन को भी काफी वो आजकल सहानुभूति प्रकट करते हैं कि किसी न किसी तरह वो चाइना से दूर हो जाए, पर वो होगा नहीं। तो पॉइंट ये है कि हत्या करना जो है ये एक बहुत ही बड़ा एक हादसा हो सकता है पॉलिटिकल, इसमें एक टर्मोइल आ सकता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि उनकी जो स्टेटमेंट दी है ठीक है, पर इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात ये है कि जिस तरह ईरान सोचता था कि उनको मदद मिलेगी, चाहे रशिया से या चीन से या इस्लामिक वर्ल्ड से, वो नहीं हुआ है। तो इसलिए काफी हद तक निराश भी है। तो अभी सिंबॉलिक सपोर्ट कर रहे हैं रशिया, उनके तो अपने हाथ बंधे हुए यूक्रेन में, और ट्रंप साहब ने बोला उनको कि आप यहाँ की मध्यस्थता मत करो, आप पहले यूक्रेन को सॉर्ट आउट करो। ठीक है। तो पॉइंट यह है कि ये सारी जो है ये जो बात आप कह रहे हैं, एक बार दर्शकों को भी समझाते हैं। दूसरी खबर हमारी यही सबसे बड़ी है कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा हुआ है, आपको बताते हैं। एक आग है जो पश्चिम एशिया में धधक रही है और उसकी गर्मी अब पूरी दुनिया को महसूस होने लगी है। जंग के मैदान में सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं है, अब कदम पड़ रहा है वो देश या तो आग को हवा दे रहे हैं या उसे बुझाने का नाटक कर रहे हैं। यह सिर्फ टकराव नहीं है, यह 2 ध्रुवों में बढ़ती दुनिया की नई कहानी है। सवाल यह नहीं है कौन लड़ रहा है, सवाल यह है कि कौन किसके पीछे खड़ा है। अमेरिका इजराइल के पीछे बिल्कुल खुलकर खड़ा है। मैं एक बार पीसीआर कहूंगा, एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें कौन सा देश ईरान के साथ खड़ा है। कुछ देश ऐसे हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं और कुछ देश ऐसे हैं इंडिया जैसे जो दोनों की तरफ नहीं खड़े हैं और कह रहे हैं कि हमको शांति चाहिए। खुलकर अमेरिका खड़ा हुआ है, जंगी जहाज भेजे गए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया है और वॉशिंगटन से साफ संदेश दिया है अगर ईरान ने बढ़ाया कदम तो अमेरिका करेगा सीधा वार। रूस अब तक खामोश है, लेकिन रूस का नया बयान आ गया है, लेकिन कूटनीतिक चालों में तेज है। ईरान से पुराने रिश्ते हैं, हथियारों का आदान प्रदान भी है और अब रूस भी देख रहा है क्या उसी मोर्चे को संभालना होगा। चीन बाहर से तटस्थ है, अंदर से व्यापारी है। तेल चाहिए, व्यापार भी चाहिए, लेकिन अगर जंग लंबी चली तो ड्रैगन की भी पूंछ हिल सकती है। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन इजराइल के साथ बातचीत कर रहे हैं, खुफिया समझौता भी है और डीले भी हैं, लेकिन ईरान को लेकर डर भी है क्योंकि जंग सीधी उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तुर्की, कतर, हिजबुल्ला, हौती, मलेशिया ईरान के परोक्ष साथी हैं जो या तो डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं या जंग में छाया बनकर उनका साथ दे रहे हैं। और अब सवाल यह भी है, जब इतने देश मैदान में हैं तो यह सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल नहीं रह जाता। तस्वीरें ऐसी हैं जो रूह को कांपते, आसमान से बरसती मिसाइलें और जमीन से चीखती जिंदगी। तेल अवीव जो कभी रोशनी का शहर था अब मिसाइलों की आग से झुलस रहा है। ईरान ने दागी है तबाही की मिसाइलें, शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक, और निशाना सिर्फ और सिर्फ सैन्य ठिकाने, रिहायशी इलाके, अस्पताल, स्कूल, ऑफिस और यहां तक कि इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज भी उड़ा दिया है। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि खिड़कियां कांप उठी, लोग बंकरों में भागे और आसमान लाल हो गया। ईरान का वार इतना गहरा था कि अमेरिकी दूतावास के पास भी मिसाइलें गिरी। इजराइल का दिल कहे जाने वाला स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग भी निशाने पर थी। इमारतें धुएं में डूबी और जमीन पर सिर्फ डर था, दहशत थी, मातम था। और यह सब अचानक नहीं हुआ, यह था एक प्लान्ड अटैक। ईरान ने अपने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से जता दिया कि अब लड़ाई सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई है। अब हर शहर एक जंग का मैदान है और हर नागरिक अगली मिसाइल का शिकार बन सकता है। यह सब सिर्फ ईरान और इजराइल की जंग नहीं, यह है आग का वो दरिया जिसमें अब कई मुल्कों के हाथ जलने वाले। ग्राफिक्स और विजुअल के जरिए हमने समझाया। वापस चलते हैं एक बार मेजर जनरल जे द्विवेदी सर के पास। द्विवेदी सर, जो बात हम कह रहे थे, कौन कौन से देश कहां कहां खड़े हुए हैं, ऐसे में
लगता है जो पोजिशनिंग्स है वो आने वाले समय में और ज्यादा चेंज होंगी, और ये देखने वाली बात होती है कि अमेरिका उतरेगा कि नहीं। हालांकि एक खबर ये आई थी कि 800 विमान अमेरिका ने कार्गो शिप्स भेजे हथियार से लैस इजराइल के पास। अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, सूत्रों से ये खबर आई थी। तो अगर ऐसा है तो क्या परोक्ष रूप से अमेरिका उतरेगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा कि रूस और चीन क्या करता है? बिल्कुल ठीक रजत, आपने अच्छा बैकग्राउंड दिया है कि देखो जो दुनिया है दो गुटों में बटी हुई है, और कुछ हमारे जैसे देश हैं जो दोनों के साथ हैं या दोनों के साथ नहीं भी है, न्यूट्रल भी है। पर पॉइंट यह है कि देखो इस लड़ाई के मैदान में दो तो जो बॉक्सर है रिंग के अंदर है, और पीछे उनके बड़े चीयर लीडर्स हैं, और ये चीयर लीडर्स हैं अमेरिका तो बिल्कुल साथ है, वो तो रिंग में ही है ही, और उनकी परछाई दिखती है और असलियत नहीं दिखती है। पर ये जो युद्ध जैसे चलेगा इसमें दो तीन चीजें बहुत जरूरी है कि क्यों कौन सा देश किसके साथ आता है। हाँ। देखो चाहे चाइना ईरान के पूरी सपोर्ट में है, पर चाइना के अपने मुद्दे हैं, उनको अब ताइवान देखना है, उनको साउथ चाइना सी देखना है, वेस्टर्न पैसिफिक देखना है, तो उनको कोरियन पेनिनसुला देखना है। और साथ ही तो रशिया है, वो 3.5 साल में लड़ रहा है पर कोई जीत के आसार नहीं नजर आ रहे, तो उनको अपनी मुसीबत पड़ी है। अमेरिका को इस टाइम यह है कि उनको एक तो उनको वेस्ट एशिया में डोमिनेशन चाहिए, दूसरा उनको ऐसा ईरान चाहिए जो उनकी सपोर्ट में हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक जो है उसमें भी बहुत भूमिका निभा सकता है अगर इजराइल का। ठीक है, मैं इसी में एक काउंटर क्वेश्चन डीके गुप्ता जी से भी पूछता हूं। अगर अमेरिका डोमिनेंस चाहता है तो मिडिल ईस्ट में सबसे पुरानी जो दोस्ती अगर कही जाए तो रूस के लिए भी पॉइंट ईरान ही है। क्या रूस इस पॉइंट को खत्म होते देखेगा? देखिए, पूरे विश्व के परिदृश्य में अगर देखें तो हमेशा से विश्व दो धड़ों में बटा हुआ है, वेस्ट और ईस्ट में। देखिए, ईस्ट की अगुवाई कभी रसिया करता था, और रसिया के बाद अब धीरे धीरे डोमिनेंस चाइना का हुआ, और भारत उसमें एक उभरती हुई शक्ति है जो कि ईस्ट को रिप्रेजेंट करना चाहती है, साउथ ग्लोबल को लेके। अब ईरान का क्या? देखिए, ईरान में चाहे कितना भी, मैं एज ए फॉरेन एक्सपर्ट बता रहा हूं, कितना भी रसिया का, देखिए रसिया को अभी आइडेंटिटी क्राइसिस है। रसिया को विश्व में यूरोपियन कंट्री के दबाव की वजह से, अमेरिका के दबाव की वजह से वो विश्व बिरादरी में अलग थलग पड़ा हुआ है, उसके कहीं मूवमेंट नहीं होते अपने कुछ दोस्त देशों के अलावा। अब वो चाहता है किसी तरह से मैं लाइमलाइट में आऊं और मैं मध्यस्थता भी करूं, और इस तरह से मैं कहीं अपने पैर जो है और जगह फैलाऊं। अब रसिया और चाइना ईरान में तबाही चाहेंगे, ईरान की हार भी चाहेंगे, लेकिन ईरान में खमेनेई को नहीं हटाना चाहेंगे। खमेनेई जैसे कि सीरिया के अल-बसर को हटा दिया गया जो कि अमेरिका का विरोधी थे। इसी तरह से ईरान और रसिया और चीन कभी नहीं चाहेंगे कि वहां के खमेनेई को हटाया जाए, उनको मार दिया जाए, क्योंकि वो अमेरिका का धूर विद्रोही है। और उसके बाद और अमेरिका की एक कोशिश है कि जैसे मैंने सीरिया को अपने पक्ष में कर लिया, उसी तरह से ईरान को अगर मैं कर लेता हूं तो पूरे मिडिल ईस्ट पर, और रही बात यूएई की, सऊदी अरबिया की, कतर, बहरीन, ये जरा सा अब डेवलपमेंट की तरफ मुखर हो गए हैं ये राष्ट्र। अब ये ज्यादा कोर इस्लामिक देश है, रेडिकल इस्लामिक देश से हटके, ऐसे इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब देश अपने राय देंगे, लेकिन वो अपने इकोनॉमिक हित को सबसे पहले सामने रखते हैं, उसके बाद किसके लिए हां करना है, किसके लिए ना करना है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी इस समय ईरान के पास उसके एक्सिस ऑफ रिएक्शन जो रेसिस्टेंट है, हाउदीज हैं, और आपके जो हिजबुल्लाह है, हमास है, सीरिया का। ठीक है, आते हैं आपके पास। एक बार द्विवेदी सर के पास चलते हैं। द्विवेदी सर, ये तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि कोई भी देश ऐसा हो जो मध्यस्थता करने के लिए आ गया है, जो शांति की अपील करे, या वो बैठकर ट्रूस करा पाए। ऐसा दिख नहीं रहा है, और लग भी नहीं रहा है कि इतनी जल्दी ये खत्म होने वाला है। रजत, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कोई भी ऐसी या तो देश या कोई संस्था ऐसी नहीं है जो कि इस समय मध्यस्थता कर पाए, क्योंकि यूएन तो वैसे डिफरेंट बॉडी है, और यूरोप देश अभी बैठक कर रहे हैं पर उनकी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि अभी देखो ट्रंप साहब ने कैसा व्यवहार किया G7 में, और सबसे अंगूठा दिखा के वो वॉशिंगटन में वापस आ गए हैं, तो उनकी कोई सुनता नहीं है। पर पॉइंट यह है कि दो बातें बहुत जरूरी है। सबसे पहले, क्यों चीन और रशिया खमेनी की मदद चाहते हैं, तो उनकी मदद करना चाहते हैं। देखो, ये दोनों जो देश हैं डिक्टेटोरियल रिजीम है, यहाँ तानाशाही है, तो अगर ईरान में रेवोल्यूशन आ जाती है और वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाता है,
तो ये तानाशाही का विरोध होगा। तो वो चाहते हैं कि ईरान भी तानाशाही के गवर्नमेंट चले, ताकि उनके साथ आइडियोलॉजिकल एक अलाइनमेंट होती है। और दूसरी बात है, मध्यस्थता के लिए आपने एक ताकत से एक क्लाउड चाहिए। जैसे इंडिया हमारे कोई क्लाउड नहीं है, हम दोनों को बोल सकते हैं, तो हमारे में वो ताकत नहीं है मनवाने की। ताकत किसमें है? सिर्फ ट्रम्प। अगर ट्रम्प चाहते हैं तो ये युद्ध एक दिन में खत्म हो जाएगा। वो सीटी मारे, लोगों ने ये कहा, खत्म हो जाए। जब G7 से गए लोगों ने ये कयास लगाया कि शायद युद्ध रुकवाने के लिए G7 2 दिन की समिट थी, 1 दिन के बाद निकले, लोगों ने ये कहा। लेकिन जो ट्वीट आया और उसके बाद जिस तरीके से ट्रंप के बयान है, बिल्कुल लगता नहीं कि ट्रंप इंटरेस्टेड है। ट्रम्प तो चाहते हैं कि ईरान की नाक अच्छी तरह घिसाई जाए, वहां उनको कमजोर किया जाए, फिर जब वो मेज पर आए तो ऐसा सूझा मुंह लेके आए कि जो बोले वो करे। और साथ ही साथ रिजीम बदलने की भी बात हो ही रही है। उन्होंने बोला है कि आप अनकंडीशनल सरेंडर करो। उसका क्या मतलब है कि आप घुटने टेक दो। तो चाहते हैं ट्रम्प के घुटने टेके जाए और जिस तरह वो चाहे वो आगे बढ़ाए। ट्रम्प का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इसमें कि वो किसी तरह की मध्यस्थता करे। 2 बातें इसमें मैं पहले बताना चाहता हूँ। सबसे पहले वो चाहते हैं कि अगर इजराइल इससे निपट लेता है तो बहुत अच्छी बात है, और निपटने के लिए पूरी सपोर्ट वो दे रहे हैं। अगर वो नहीं निपट सकता है तो उस तरह से वो वापस आ भी सकते हैं युद्ध में। उन्होंने 2 हफ्ते दिए, एक ऑफ द रैंप, एक उन्होंने ऑप्शन दिया है ईरान को कि भाई अगर आपको ये कुछ दिमाग में आपके है कि आप पूरी तरह आप डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहते, आपको डिफीट नहीं होना चाहते, तो आप ये ऑफ द रैंप ऑप्शन ले लो और आप मेज पर आ जाओ और जो हम चाहते हैं वो करने के तैयार हो। तो ये अभी ट्रम्प साहब की पॉलिसी है, तभी उन्होंने 2 हफ्ते दिए। तो 2 हफ्ते देखेंगे कि इजराइल किस हद तक घुटने टिकवाता है ईरान के, किस हद तक ईरान का मनोबल टूटता है। हाँ, जो लड़ाई तो सर मैं आपके पास आऊंगा, दिलीप सर रोक रहे हैं, एक कंपैरिजन दिखाना चाहते हैं, एक कंपैरिजन आपको दिखाते हैं कि ईरान और इजराइल के पास कितने लीथल वेपन्स हैं, कौन कौन से वेपन्स हैं, वो कौन कौन से वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन से वेपन्स छुपा के रखे गए हैं, ये आपको बता रहे हैं। ईरान के प्रमुख हथियार अगर आपको बताऊं तो HDR है, शाहिद 136 और शाहीन 129 129 ड्रोन है, फतेह मिसाइल 110 है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, खोरमशर मिसाइल्स हैं, शिहाब 3 है जो कि 1300 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइल, जुल्फजार है, साथ ही साथ जफार मिसाइलें हैं, कत्यूशा टाइप रॉकेट्स हैं, MLRS सिस्टम्स हैं। इजराइल के अगर आपको प्रमुख हथियारों की बात बताएं तो F351 अडिर है, F15 है, F16 है, आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो 2 और एरो 3 है, जेरेको बैलिस्टिक मिसाइल्स है, डिलियान क्रूज मिसाइल्स है, स्पाइस 250 और 1000 बम उनके पास है, हारोप जो कि सुसाइडल ड्रोन माना जाता है जिसका इस्तेमाल भारत ने भी किया है, वो भी इजराइल के पास मौजूद है। वापस आता हूं गुप्ता जी, ये एक छोटा सा कंपैरिजन था जो हमने कोशिश करी कि ईरान और इजराइल के बीच में आपको बताएं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जब इस्तेमाल किया ईरान ने, तो उसके बाद जो तस्वीर थी वो इजराइल को लगा कि नहीं साहब ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ जो आयरन डोम था वो इतना असरदार अब की नहीं दिखा इजराइल का। जी देखिए, मैं कंपैरिजन पे नहीं जाऊंगा, मैं मेजर जनरल द्विवेदी जी से भी रखता हूं। देखिए, यूक्रेन को ये कहा गया था कि 2 या 4 दिन के अंदर रसिया रौंद के रख देगा, लेकिन समझिए जो रसिया है इस समय यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है, रसिया नाटो से लड़ रहा है। नाटो में अमेरिका भी शामिल है, यूरोपियन कंट्रीज 27 वो शामिल है, तो वो लड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात उसकी देखिए कि वो लड़ते हुए यूक्रेन से आज उसकी जो तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था उसमें 5वें नंबर पे आ गया है। वो मतलब उसका विकास हुआ है, लड़ते हुए भी विकास हुआ है। इसी तरह से ये मैटर मायने नहीं रखता है कि इजराइल के पास कौन से हथियार हैं। मैं आप दोनों खास मेहमानों से कहूंगा एक छोटा सा ब्रेक लेना है, कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। ईरान पर इस वक्त की बड़ी खबर को बता रहे हैं, इजराइल का ईरान पर भीषण हमला किया है। परमाणु स्थल पर सेंट्रीफ्यूज स्थल तबाह हुए हैं।
बनाया गया निशाना। 50 मिसाइल हमला किया इजराइल ने ईरान पर। आगे बढ़ते हैं। इतिहास दोहराया जा रहा है, किरदार बदले हैं, देश बदला है, लेकिन सीक्रेट्स वही हैं, डर के। और अमेरिका की चाल की अमेरिका रहा कि इराक के पास विश्व के हथियार, यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्या हुआ? फिर सद्दाम हुसैन को हटाया, इराक हो गया, लेकिन वो हथियार कभी मिले नहीं सके। और अब वही कहानी इस बार सामने आए हैं। इस बार देश का नाम है ईरान। अमेरिका कह रहा है ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, लेकिन दुनिया सवाल पूछ रही है, क्या यह हकीकत, क्या फिर कोई बहाना है? बहस तेज है। क्या अमेरिका को चाहिए एक और परमाणु हथियार से ताकि जंग को हटाया जा सके? जंग है। पिछली बार सद्दाम को हटाया गया था, इस बार शायद टारगेट पे ईरानी हुकूमत है। फर्क सिर्फ इतना है, अब सोशल मीडिया है, निगाहें तेज हैं और शक गहरा है। क्या अमेरिका फिर वही पुरानी चाल चल रहा है? क्या ईरान सच में बम बना रहा है, या ये जंग की बुनियाद रखने वाली कहानी है? और क्या फिर से एक देश बर्बादी की तरफ धकेला जा रहा है, लोकतंत्र के नाम पर, लेकिन मुनाफे के खेल में? क्योंकि अगर ये कहानी वही है तो अंजाम भी वैसे ही हो सकता है, तबाही, बगावत और लंबी लड़ाई। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि अमेरिका और इजराइल का सीक्रेट मिशन क्या है। जो चीज सामने दिख रही है उसके अलावा सीक्रेट मिशन दिखाते हैं। अमेरिका इजराइल का सीक्रेट मिशन ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर खुफिया निगरानी रखना है, खुफिया ऑपरेशन और जासूसी की तैनाती करना है, साइबर अटैक करना है, टारगेट एयर स्ट्राइक की प्लानिंग है, सहयोगी देशों को शामिल करना है, डिप्लोमेटिक प्रेशर मिशन करना है, और अंतिम विकल्प है प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक। सीक्रेट मिशन का मकसद क्या है, यह आपको बताते हैं। ईरान का परमाणु हथियार बनाने से रोकना, यह पहला मिशन है। दूसरा, इसकी मिलिट्री ताकत को सीमित करना, उसकी मिडिल ईस्ट में बढ़ती पकड़ को तोड़ना है, तख्ता पलट या सरकार में बदलाव की जमीन तैयार करना है। यह सीक्रेट मिशन है अमेरिका और इजराइल का, जिस पर काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से चलते हैं वापस अपने दो खास मेहमानों के पास। द्विवेदी सर, ये जासूसी की भी बात सामने आ रही है। ईरान ने कहा साहब जो जो व्हाट्सएप आपके पास है व्हाट्सएप क्लोज कर दीजिए। हनी ट्रैप की बात सामने आई है। तो इस लेवल पर यह लड़ाई लड़ी जा रही है। हमें सिर्फ मिसाइल्स दिख रही हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल का वॉरफेयर जो है वो बिल्कुल अलग चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि देखो वॉरफेयर के दो पहलू हैं। एक तो आपको सामने दिखता है कैनेटिक पहलू है, और एक उसका सपोर्ट सिस्टम होता है। सपोर्ट सिस्टम है जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, नेटवर्किंग है। ये सारी दो पहलू के साथ लड़ाई लड़ी जाती है। तो एक पर्दे के सामने होता है, एक पर्दे के पीछे होता है। तो आपको मिसाइलें दिखती है वो पर्दे के आगे होती है, और उसके पीछे जो सपोर्ट सिस्टम है वो पर्दे के पीछे होता है, पहली बात। दूसरी बात है कि देखो ये परमाणु हथियार हैं, एटॉमिक डिवाइसेस हैं, ये गारंटी है आपकी, क्योंकि जिसके पास ये हथियार है तो उसके पास एक बहुत ही सॉलिड गारंटी है। और आप देखो 1981 में इराक ने कोशिश की परमाणु बॉम्ब बनाने की, इजराइल ने उस इराक के रिएक्टर पर उन्होंने हमला किया और ध्वस्त कर दिया। इसी तरह ईरान की भी एम्बिशन रही है, एस्पिरेशन रही है, और देखिए वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे। उन्होंने यूरेनियम है 60% तक तो उन्होंने इनरिच किया, और ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन थी जो कि जिससे ट्रंप बाहर हो गए 2018 में। तो जब अभी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने उनकी इंस्पेक्शन की है तो उन्होंने देखा है कि कुछ ना कुछ तो वो चुपचाप कर ही रहे थे। तो इसलिए कुछ हद तक तो है कि वो अपनी उनकी मंशा थी कि हमारे पास हथियार आए। और ये आपने ठीक बताया कि अमेरिका और इजराइल की यही मंशा है और यही उनका राजनीति है या रणनीति है कि हथियार ना बने, क्योंकि जिस दिन हथियार ईरान के पास आ जाएंगे तो पूरा संतुलन बदल जाएगा, पूरी कहानी बदल जाएगी। तो ये है कि ये इस प्रकार ये दोनों देश नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास हथियार आए, क्योंकि अगर ईरान के पास एटॉमिक डिवाइस आ जाते हैं तो फिर जो है वेस्ट एशिया का जो संतुलन है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कोई लड़ाई दो पहलू में लड़ी जाती है, सामने और पीछे की लड़ाई जो है उस पर मुनसर करता है कि आगे की लड़ाई कैसी चलेगी। और ये अभी एक आप लास्ट बात है कि आपने बताया कि बड़ा हमला किया है इजराइल ने, तो मैं पहले बता चुका हूं कि इजराइल के पास बहुत सक्षम हवाई ताकत है, उनके एयरक्राफ्ट है, वो देख नहीं पा रहे हैं ईरानी उसके कहां आ रहे हैं।
हाँ, उनके पास मिसाइलें हैं, पर मिसाइल एक दूर वेपन है, और ईरानी मिसाइल इतनी एक्यूरेट नहीं है जितनी कि इजरायली की मिसाइल एक्यूरेट है। और जब आप हवाई जहाज से हमला करते हैं तो आप पिन पॉइंट, आप यहाँ के दरवाजे के अंदर अपना बॉम्ब डाल सकते ठीक है, हैं। तो इसलिए लेकिन मुझे लगता है कि विश्व की अगर नजर कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और ट्रंप पर है कि ट्रंप क्या करेंगे। गुप्ता जी, आ रहा हूं आपके पास, आपको समझाते हैं। 3 देश एक टकराव, एक बड़ा फैसला, तारीख गवाही दे रही है। जब भी अमेरिका ने किसी देश को परमाणु खतरा बताया, समझ लीजिए तख्ता पलटने की सीक्रेट तैयारी थी। इराक में यही हुआ। सद्दाम हुसैन के पास विनाश के हथियार थे, यह कहा गया हमला हुआ है, सरकार गिरी, लेकिन हथियार कभी नहीं मिले। और अब वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। इस बार निशाने पर है ईरान। अमेरिका कह रहा है ईरान बना है परमाणु बम, लेकिन दुनिया पूछ रही है सच है या फिर एक बहाना। दूसरी तरफ इजराइल और ईरान की जंग अब 8वें दिन में पहुंच गई है। मिसाइलें, ड्रोन, धमाके, और पीछे हटने का कोई नाम नहीं ले रहा है। इजराइल चाहता है अमेरिका इस लड़ाई में उसके साथ उतरे, लेकिन अमेरिका फिलहाल पीछे से साथ दे रहा है, और उसके अपने देशवासी भी इस जंग में कूदना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब बड़ा अपडेट सामने आया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 हफ्ते में फैसला लेंगे, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं। यह फैसला होगा एक सवाल पर, क्या ईरान बातचीत के लिए तैयार है, और क्या वो आने वाले समय में सरेंडर करेगा, और क्या वो यूरेनियम संवर्धन रोकने को तैयार है। लेकिन ईरान की जुबान भी साफ है, जब तक इजराइल के हमले जारी हैं, अमेरिका से किसी बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। यानी अगर अमेरिका को समझौता चाहिए तो उसे इजराइल को रोकना होगा। इस त्रिकोणीय टकराव की हर परत अमेरिका की चाल है, इजराइल का इरादा और ईरान की जिद है। यह सिर्फ कूटनीति नहीं है, यह वो खेल है जहां हर मोरा किसी न किसी का शिकार बन सकता है। और अगर यह बातचीत नहीं हुई तो अगला पड़ाव परमाणु संकट भी हो सकता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, एक बार आपको बयान सुनवा देते हैं। Regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. Regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether व्हाइट हाउस का बयान हमने आपको सुनाया। अब आपको समझाते हैं कि ट्रंप का नेक्स्ट प्लान क्या है, ट्रंप क्या कर सकते हैं, ट्रंप क्या करने वाले हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ऑप्शंस क्या है ट्रंप के पास। ये सब चीज आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। वो शख्स जो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में युद्ध होगा या नहीं होगा, ईरान का क्या होगा, जिम्मेदार कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रंप। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ट्रंप क्या कर सकते हैं, ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। ट्रंप और खोमेनी के बीच तीखी बातचीत हुई है। ईरान इजराइल मचा रहे हैं तबाही। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है। अब आपको जल्दी समझाते हैं कि ट्रंप क्या क्या कर सकते हैं। पहला, ट्रंप का एक्शन क्या हो सकता है। न्यूक्लियर मिसाइल तबाह कर सकते हैं ट्रंप। क्या डायरेक्ट युद्ध में जाएंगे, बड़ा सवाल है। क्या इजराइल के पीछे खड़े रहेंगे ट्रंप। क्या पाक एयरबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रंप। और लास्ट ऑप्शन यही रहेगा कि क्या ट्रंप ईरान को और इजराइल को शांत कर सकते हैं। वापस आते हैं डीके गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी, जो नजर है सबकी वो सीधे सीधे ट्रंप पर है कि ट्रंप क्या करेंगे। बाकी सबने सब कुछ देख लिया, अब सिर्फ क्वेश्चन मार्क ये है ट्रंप क्या करेंगे। जी जी, देखिए इस जो सारी जो प्लानिंग की गई है ये व्हाइट हाउस से होती है, और इजराइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अमेरिका का दोस्त है मिडिल ईस्ट में, जिसके थ्रू मिडिल ईस्ट में जो प्रॉक्सीज वार में इन्वॉल्व कंट्रीज हैं। देखिए प्रॉक्सीज वार में केवल ईरान नहीं है, इसके पहले सीरिया भी था। और तो इनको जो है इजराइल के थ्रू और अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू अमेरिका अपने लक्ष्यों को साधता है। और यहां पे भी ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट है इन द डिफेंस स्टडीज, इन द फॉरेन अफेयर्स, ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि कब कौन जो 2 हफ्ते का उन्होंने टाइम लिया है
वो एक प्रकार से ट्रांजिशन पीरियड का टाइम है। उसमें देखिए, पहले अमेरिका क्या कर रहा था कि अमेरिका ईरान से बात कर रहा था, 4-5 या 3-4 राउंड बातें हुई, नहीं हुई तो उसने फिर जो है इजराइल के थ्रू उस पर अटैक करवाया। अब अटैक होने के बाद फिर से बातचीत चलेगी। उस ट्रांजिशन पीरियड में अमेरिका को ईरान को कैसे रास्ते पर लाया जाए, और यहां पे परमाणु, जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि यहां परमाणु बम है कि नहीं, ये मैटर ज्यादा नहीं करता। ये मैटर करता है कि जो अकेला अब एक देश बचा हुआ है ईरान मिडिल ईस्ट में, जिससे मैं वेस्ट एशिया में अपनी प्रभुत्व स्थापित कर पाता हूं, जिस पर नजर चाइना की और रसिया की लगी हुई है, उसको मैं कैसे डोमिनेट करूं, इस पर ईरान जो है ट्रंप साहब का नजर है। दिनेश भाई, मैं आपके पास भी आऊंगा। एक बड़ी खबर आ रही, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान और इजराइल वॉर पर इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईरान का परमाणु बातचीत से किया इनकार, इजराइल के पीछे खड़ा है अमेरिका। यूएस से बात करने का मतलब ही नहीं होता है। ईरान के प्रवक्ता ने साफ कहा है, अमेरिका से बातचीत का कोई फायदा नहीं। दिल सर, इस हालात में भी अगर ईरान कह रहा है कि हम बातचीत को तैयार नहीं है, और कह रहा है पहले आप युद्ध रुकवाइए, मिसाइल्स रुकवाइए, तब बातचीत होगी, यानी हौसले आज तक ईरान की बुलंद है। बिल्कुल ठीक बात है कि उन्होंने 2 शर्तें रखी। सबसे पहले कि युद्ध बंद हो, और दूसरा अगर अमेरिका हस्तक्षेप करता है तो वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये उनका स्टेटेड एक स्टैंड है और वो उस पर टिके रहेंगे। दूसरी बात ये है कि रजत, जो ईरान है ये कोई पुशओवर नहीं है, ये बड़ा देश है, 10 करोड़ आबादी है, 10 लाख फौज भी है, और इनका ये जो सिस्टम है गवर्नेंस का वो बड़ा ऑटोक्रेटिक है। तो इसलिए जो अंदर में कोई असंतुष्टि होगी उसको भी ठीक कर सकते हैं, और ये कैजुअलिटी भी ले सकते हैं। इलाका भी बड़ा है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी है, इजराइल में कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, कैजुअलिटी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए अभी वो टिके रहेंगे, और साथ ही साथ उनके पीछे चीन और रशिया का हाथ भी है। तो देखेंगे किस हद तक ये जो इजराइल और अमेरिका चलते हैं। हाँ, अगर अमेरिका बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि वो अभी इस युद्ध में आ जाएंगे, तो शायद उस टाइम ईरान अमेरिका वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि वो किसी हालत में भी अमेरिका के साथ सीधा जंग नहीं करना चाहते हैं। ना उनकी मंशा है, ना उनमें काबिलियत है। रजत, ठीक है, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करेंगे। और बड़ी खबर यह है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है, जिसके बाद अमेरिका ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि ईरान ने जंग में पीछे हटने से इनकार करते हुए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से कई हमले किए, जिससे तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती जंग में अमेरिका ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अगर ईरान के हमले बढ़ते हैं तो अमेरिका ने खुलकर इजराइल की मदद के संकेत भी दिए हैं। हालांकि ईरान इस जंग में अलग थलग नजर आ रहा है। दरअसल रूस और चीन जैसे मुख्य सहयोगी भी खुलकर उनके साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि रूस और चीन जैसे देशों से ईरान की दोस्ती कैसी है और जंग में ये देश साथ देंगे या नहीं। पहले बात रूस की करें तो ईरान उसका बड़ा रणनीतिक सहयोगी है। सीरिया में बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट के बाद पश्चिम एशिया में रूस की मौजूदगी सीमित हो गई थी। केवल ईरान ही जिसके कारण रूस पश्चिमी एशिया में टिका हुआ था। ऐसे में ईरान उसके लिए बहुत जरूरी है। वहीं अगर चीन की बात करें तो ईरान उसका आर्थिक व सैन्य सहयोगी भी है। चीन ईरान का कई चीजों की सप्लाई करता है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें का सामान से लेकर हथियारों की टेक्नोलॉजी तक शामिल है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में अभी तक रूस और चीन का रुख बहुत ही सीमित रहा है और दोनों देशों ने खुलकर ईरान का साथ देने के संकेत नहीं दिए हैं। इस जंग में ईरान को सैन्य सहयोगी की जरूरत है, लेकिन चीन और रूस जैसे देश अभी तक बयानबाजी तक ही सीमित है। दरअसल रूस पहले से ही यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है और उसे खुद हथियारों की जरूरत है। ऐसे में वो खुलकर ईरान का साथ देने से कतरा रहा है। वहीं चीन ने भले ही ईरान का इजरायली हमलों का विरोध किया हो, लेकिन उससे भी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की अपील की है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कैसी है रूस और चीन से ईरान की दोस्ती। रूस और चीन के साथ साझा सैन्य अभ्यास है, ड्रोन, मिसाइल्स और रडार सिस्टम पर सहयोग है, सामुद्रिक सुरक्षा में भी भागीदारी है।
रूस से ईरान को मिल रहे Su-35 फाइटर जेट्स भी हैं। ईरान बना रहा है ड्रोन जो रूस को यूक्रेन युद्ध में सप्लाई हो रहे हैं। चीन दे रहा है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और सर्विलांस उपकरण। चीन और ईरान अमेरिकी न्यूक्लियर डील JCPO का समर्थक है। रूस ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टरों में तकनीकी सहयोग भी दे चुका है। वापस चलते हैं अपने गेस्ट की ओर, सीधे चलते हैं द्विवेदी सर के पास। द्विवेदी सर, जो लेन देन है रूस और ईरान की अगर आपको बात करें, वो बराबर का है। आप देखिए ड्रोन इधर जा रहे हैं, एयर सिस्टम्स वहां से आ रहे हैं, फाइटर प्लेट्स आ रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरे जो घटनाक्रम है उसमें हम तेल की अगर बात ना करें तो वो गलत होगा। द्विवेदी सर। बिल्कुल रजत, देखो पहले तो ये जो इनका गठबंधन है उसको देखना है कि देखो इस टाइम जो है रशिया और चीन बिल्कुल साथ साथ है, और इनके साथ है नॉर्थ कोरिया और ईरान, और पाकिस्तान भी इनके साथ ही है। और मैं जैसे कि चाइना में डिफेंस एडवाइजर था और नॉर्थ कोरिया में, तो ये चाइना है ना, ये काफी इनके लिए तालमेल पैदा करता है। देखो नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को आई, उस टाइम नोडोंग मिसाइल थी, टाइपोटिंग मिसाइल थी, अभी हॉसिंग मिसाइल है, तो ये उनका एक फैसिलिटेटर है। और साथ ही साथ ये मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान को भी मिली, और पाकिस्तान ने उनको नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी। तो ये सारा जो इसके किसके नीचे होता है, ये चाइना के नीचे होता है, उनकी अम्ब्रेला है। तो दूसरा बात है तेल की, बिल्कुल ठीक है। अभी आर्थिक स्थिति अगर ईरान की ठीक है तो क्योंकि ईरान का जो तेल है वो काफी तकरीबन 60% जो ऑयल है उनका वो चीन को जाता है, और चीन ये खरीदार है। साथ ही साथ रशिया, उनकी भी जो आर्थिक स्थिति ठीक है क्योंकि उनका बहुत सा तेल जो है वो चाइना ने खरीदा है, तो इसलिए दोनों को अपने तेल का फायदा हो रहा है। और साथ ही साथ चीन की और भी 2-3 उनकी इंटरेस्ट हैं। एक तो जैसे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, बाद में उन्होंने ईरान में काफी इन्वेस्टमेंट की है ताकि वो सेंट्रल एशिया को अपना जो नॉर्थ साउथ रूट है उसके ऊपर भी उनका काफी एक इंटरेस्ट रहा है। और तीसरा जो है कि आर्थिक मदद करता है, तो वो एक चेकबुक डिप्लोमेसी है, जब वो मदद करता है तो वो पूरा ब्याज भी लेता है। तो इसलिए चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इनमें बहुत सा तालमेल है, लेन देन भी है, और अंदर से काफी इनकी जो है गठबंधन में मजबूती भी है। रजत, ठीक है, एक बार गुप्ता जी के पास आते हैं। गुप्ता जी, विकल्प क्या है? मैं फिर घूम फिर कर आता हूं, क्योंकि सारी चीजें जाकर जो कहा जाता है द बक स्टॉप्स एट अमेरिकाज प्लेस। अमेरिका को ही तय करना है कि आगे क्या होगा। और क्या ये बात मानते हैं कि अगर अमेरिका परोक्ष रूप से उतरता है ऑन ग्राउंड्स या एयर में, जो चर्चा चल रही थी कि पाकिस्तान का एयर बेस और सिस्टम मांगा है अमेरिका ने, इसीलिए शायद मुनीर को खाना खिलाया, अगर ऐसा होता है तो उस वक्त रूस और चाइना क्या करेंगे? देखिए, जो कोल्ड वार के बाद जो एक दरोगा वाला दुनिया हो गई थी ट्रंप अमेरिका के लिए, अब जो मागा चल रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका अगर हम इस युद्ध से जरा सा हटके अगर इसका एनालिसिस करें तो यहां पे चाइना की जो इकोनॉमी है वो 13 से 19 पहुंच गई है बहुत जल्दी, बिकॉज चाइना किसी भी युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, इवन कहिए तो परोक्ष रूप में भी इन्वॉल्व नहीं होता है। वो स्टेटमेंट जारी करता है क्योंकि चाइना ने बहुत सारे देशों में अपने इन्वेस्टमेंट कर रखे। मेरा इस पर एक आर्टिकल भी अमर उजाला में छपा हुआ था कि छोटे देशों को शिकार बनाता चाइना इस तरह से सीरिया, ईरान, अफ्रीकन देशों में, भारत के आसपास प्रदेशों में अब अमेरिका को चाइना से बहुत बड़ा थ्रेट है कि इकोनॉमिक पावर अगर जो रहेगा, देखिए जापान छोटा देश है लेकिन इकोनॉमिक पावर है, इसलिए वो G7 में सम्मिलित है। अब भारत उसमें सम्मिलित नहीं है, एक इनवाइट ही है। क्यों? क्योंकि उसकी इकोनॉमिक पावर। अब दुनिया में वारफेयर, जैसा कि जनरल द्विवेदी ने भी कहा कि फ्रंट में नहीं होता। द्विवेदी सर से, द्विवेदी सर, एक सवाल और है जहन में। जब हम बार बार ग्राफिक्स दिखाते हैं कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, तो हम लगभग 90% देश दिखा देते हैं, लेकिन भारत को कहीं नहीं रख पाते, न लेफ्ट में न राइट में। भारत स्ट्रेट देख रहा है। लेकिन दो चीजें हैं इसमें जो SCO की स्टेटमेंट थी जो इजराइल के खिलाफ थी, उस पे बैकफुट, उस पे
साफ तौर पर इंडिया ने कहा कि क्योंकि हम शामिल नहीं थे इसलिए हम इसमें शामिल आज भी नहीं होंगे। और आप देखिए जिस तरीके से अभी कन्फ्रंटेशन हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, इजराइल बिल्कुल आपके साथ खड़ा था और वो ड्रोन्स आपके सामने आए। भारत की भूमिका आने वाले दिनों में कब होगी, जब अमेरिका, रूस और चीन की एंट्री होती है? देखिए, भारत की जो है पहले से पॉलिसी कुछ रही है नॉन अलाइनमेंट की, और हम अपनी थोड़ी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी इस्तेमाल करते हैं कि अपनी जो जैसे कोई विषय होता है उस पर हम अपने डिसीजन लेते हैं। तो आप देखिए कि हम एससीओ के मेंबर भी हैं, पर एससीओ के जो ज्यादा नेतागिरी है वो तो चाइना की है और रशिया की, हम तो उस पर पीछे हैं। और साथ ही साथ ब्रिक्स है, ब्रिक्स में भी हम हैं, उधर देखें क्वाड में भी हैं। तो एक कहावत है कि अगर आप सबके साथ है तो आप किसी के साथ भी नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि हमारी जो गिनती है वो किसी ठोस तरह से नहीं होती है। और दूसरा, भारत ने हमारा सॉलिड स्टैंड नहीं लेते। अगर हमने इजराइल के साथ खड़ा होना तो खड़े होइए, पर हमें लगता है कि हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं उसमें हमारा कोई प्रॉब्लम आएगा। हम पैलेस्टीन के साथ भी खड़े होते हैं, इजराइल के साथ भी खड़े होते हैं, तो इसलिए हमारा कोई क्लियर स्टैंड दुनिया को नहीं पता लगता है। दूसरी बात जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान जो है ये अमेरिका के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। जब ये इनकी बने थे 1948 से ही, तो ये अमेरिका के एलाइज आया, सिएटो में, सेंटो में, अफगानिस्तान में मदद किया। और मैंने काफी ट्रेनिंग किया है अमेरिकन आर्मी से। इनफैक्ट जब मैं हार्वर्ड में प्रोग्राम कर रहा था तो हम 65 जनरल थे, तो मैंने देखा कि अमेरिकन जनरल्स और पाकिस्तान जनरल में बहुत तालमेल है, इनकी एक बॉनहोमी है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है ये सदा ही अपना एक ना तो एक रास्ता निकाल लेता है। थोड़ा चीन से भी बड़ा अच्छे तल्लुकात हैं। अभी लंच खाया तो इससे पहले भी माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त की थोड़ी कमी है। आप दोनों मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला और न्यूज इंडिया पर शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश यही थी 7 बजे आपको 5 खबरें और उसका विश्लेषण समझाएं, आपको बताएं कि इस वक्त वर्ल्ड पटल पर क्या हो रहा है, कौन सा देश किसके साथ खड़ा है और सबसे बड़ा सवाल अमेरिका क्या करेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज इंडिया।